लाइन ये है, मौका भी है दस्तूर भी है, मौका भी है दस्तूर भी है, कुछ नया करणे का जज्बा भी है. मराठीमध्ये जर आपण म्हणत असेल महाराष्ट्रासाठी पहिल्यांदा पेपर जो येणार आहे तो कोणत्या लँग्वेज मध्ये येत आहे? मराठीमध्ये, ज्याला आपण पूर्णतः मराठीमध्ये पण काय करू शकतो? अप्लाई करू शकतो. ठीक है, होगी मिनिस्ट्री होती है कि नहीं, फंडिंग करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा. मिनिस्ट्री कौन सी होगी? फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट. इसके अंडर ये आईबीपीएस आता है. किसी का लॉ हो गया तो लॉ ऑफिसर करके भी वैकेंसी निकलती है. फिर मार्केटिंग के लिए आता है, फिर एग्रीकल्चर होता है. बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका एजुकेशन बीएससी एग्रीकल्चर चल रहा है. सर बीएससी एग्रीकल्चर है यार, एएफओ, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, शानदार जॉब है. हर ये आईबीपीएस आने वाला है और तुरंत उस आईबीपीएस में ये लिखा गया था कि ज्वाइनिंग या फॉर्म फिलिंग जो होगा वो कब से होगा? 1 अगस्त से. तो सभी को पता था 1 अगस्त से, यानी आज से अगर हम लोग फॉर्म फिलिंग करेंगे तो 31 के पहले उसका पूरा डिटेल आना चाहिए. ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखो स्टार्ट हो रही है, एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट है और लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की? 21 अगस्त. 21 अगस्त इज लास्ट डेट जिसमें हम लोग अप्लाई करेंगे. बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये 10 बैंक है. अपने मन से प्रेफरेंस नहीं डालना है. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इधर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इधर भी है. सिलेबस वही है जो मैंने आप लोगों को दिया. पीओ, एसओ और एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट करके उस पोस्ट को नाम दिया है. असिस्टेंट को लास्ट टाइम असिस्टेंट था शायद उसका नाम, उससे पहले क्लर्क, अब इस बार कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट ये नाम है. एक लाइन के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं एनालिसिस. उसका रीजन है क्योंकि बहुत दिनों के बाद में जो सभी बच्चे जिसकी राह देखते हैं, वेट करते रहते कि यार कब मिलेगी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो लाइन बहुत प्यारी है. लाइन ये है, मौका भी है दस्तूर भी है, मौका भी है दस्तूर भी है, कुछ नया करने का जज्बा भी है. ठीक है, मौका भी है दस्तूर भी है, कुछ नया करने का जज्बा भी है. और अभी हमारे सामने जो नोटिफिकेशन आई है जिसमें आईबीपीएस पीओ की, आईबीपीएस क्लर्क की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, लगभग आज की डेट की अगर हम लोग बात करें, जो आज यानी कल इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपके सामने आउट हुआ है. ये नोटिफिकेशन की अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन को जब देखा गया तो उसमें माना जाता है कि यार वैकेंसी कितनी है. जितनी बड़ी वैकेंसी आती है उतनी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के. तो इस बार का जो भी बदलाव है वो बहुत अलग प्रकार से आपके सामने रखा गया है. सबसे कुछ ऐसे आपको मेन चीजें पता चलेगी. एक तो सबसे बड़ा बदलाव है लैंग्वेज को लेके. कुछ दिनों से पूरा इंडिया में अगर आप देखोगे तो स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज को लेके वाद विवाद चलते रहे हैं. ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में वो शानदार से आपके सामने रखा भी गया है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टेट को अप्लाई करता हूं तो उसमें उसकी लोकल लैंग्वेज में भी पेपर आने वाला है. सिंपल अगर अगर कहा जाए, मराठीमध्ये जर आपण म्हणत असेल महाराष्ट्रासाठी पहिल्यांदा पेपर जो येणार आहे तो कोणत्या लँग्वेज मध्ये येत आहे? मराठीमध्ये, ज्याला आपण पूर्णतः मराठीमध्ये पण काय करू शकतो? अप्लाई करू शकतो. ठीक है, देखिए अब एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया आईबीपीएस का, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आईबीपीएस की हम लोग हिस्ट्री में जाके देखें कि क्या आता है. ठीक है, अगर आईबीपीएस की हिस्ट्री चेक करते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि आईबीपीएस जब फॉर्म किया गया, या आईबीपीएस का फुल फॉर्म, व्हाट इज द आईबीपीएस फुल फॉर्म यार? बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन. ठीक है, ये एक सिलेक्शन एक कमेटी बैठाई गई और जिसको जो बनाया गया है, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमस बॉडी, इसको ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा दिया गया है. यानी कोई भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट यानी जो सरकारी मानी जाती है, ठीक है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकती. इनडायरेक्टली हम लोग कहें पॉलिटिशियन पार्टी वाले लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये स्वतंत्र बॉडी है जो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करने का काम करती है. ये बॉडी इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिक्रूटमेंट किया गया है और ये किसके लिए बनाई गई है? पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए. जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको आज हम लोग कहते हैं पीएसबी बैंक, हाँ, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जितने भी बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब हो गया आपके इंश्योरेंस कंपनीज. तो इंश्योरेंस कंपनीज मान लो या बैंकिंग की पब्लिक सेक्टर मान लो, इन सभी के लिए आईबीपीएस काम कर रहा है. तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा सर एलआईसी आ गया एग्जाम, तो एलआईसी का एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? आईबीपीएस करेगा. एनआईसीएल का नोटिफिकेशन आज आएगा, आज शाम तक आपके सामने रहेगा, उसका एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? आईबीपीएस करेगा. तो नजदीक आपको ऐसा नजर आएगा कि बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं और इंश्योरेंस की तैयारी करूं, पूरा का पूरा पेपर क्या है? सेम ही है. क्यों सेम है? बिकॉज ऑफ द आईबीपीएस. इसकी वजह से सेम है क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल एग्जाम हो रहे हैं वो सभी का कॉन्ट्रैक्ट आईबीपीएस के पास में दिया गया है. फिर थोड़ा हिस्ट्री में अगर जाके देखा जाए तो आईबीपीएस की जो स्थापना है,
ठीक है, ये की गई थी 1975 को, 1975 में इसकी स्थापना की गई और इसको ऑटोनॉमस का दर्जा दे दिया गया 1984 को, यानी यहां से ये बॉडी स्वतंत्र मानी गई। इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी वाले लोग कंप्लेंट या अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। फिर बाद में, अब ये भी देखो, हम लोग इतने सालों से कहीं ना कहीं आईबीपीएस के फॉर्म फिल करते रहते हैं। हर बार बैंक का कोई फॉर्म आता है, इंश्योरेंस का कोई फॉर्म आता है, आप लोग में से सभी फील करते हो। ये भी सभी को पता है आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। यार हेडक्वार्टर कहां पर होगा? एक अगर ऑटोनॉमस बॉडी है तो उसका कोई कंट्रोल चला रहा होगा, उसका हेड पर्सन होगा। तो आईबीपीएस के हेडक्वार्टर देखो आप, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, तो महाराष्ट्र में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कौन से बॉडी के अंदर, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आईबीपीएस आती होगी? मिनिस्ट्री होती है कि नहीं? फंडिंग करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। मिनिस्ट्री कौन सी होगी? फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंडर ये आईबीपीएस आता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि आईबीपीएस अपने साल भर में कितने अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करती है, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम जो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई भी किया होगा इस साल का, वो कौन सा है? पीओ का, आईबीपीएस पीओ। एंड व्हाट इज मीन बाय आईबीपीएस पीओ? तो आईबीपीएस पीओ को कहेंगे प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं स्केल नंबर 1। अगर स्केल नंबर 1 अगर हमें बनना है तो आईबीपीएस की पीओ एग्जाम देनी पड़ती, तो पीओ एग्जाम देते हैं। सेकंड इज द आईबीपीएस क्लर्क, जो इस साल से इस पोस्ट का नाम क्या रखा गया है? सीएसए। व्हाट इज मीन बाय सीएसएआर? कस्टमर सर्विस एसोसिएट। इसका मतलब हो रहा है कि ये जो पर्सन होंगे, इनके मेन मुद्दा है, मेन उद्देश्य है कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर से डिस्कस करना, कस्टमर की समस्या को सॉल्व करना। अगर सामने वाला कस्टमर मराठी है तो महाराष्ट्रियन आनी चाहिए, मराठी बोलता आना चाहिए, उसको कन्वे करना चाहिए मैसेज। जिस स्टेट में आप रहोगे, कस्टमर की समस्या आपको आसानी से सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये जो भी लोग हम लोग सीएसए के लिए अप्लाई करेंगे, उनका मेन जो रोल होगा वो फ्रंट डेस्क ऑफिसर होगा। पहले वो लोग कस्टमर से इंटरेक्शन उनका सबसे पहले आने वाला है। कोई भी बैंक में जाओ, सबसे पहले असिस्टेंट वाले लोग ही पहले मिलते हैं, उसके बाद में वो केबिन में कोई मेजर इशू होता है तो जाता है। तो इसी वजह से इस साल का जो भी क्लरिकल का नोटिफिकेशन है, क्लर्क नाम को हटा के वहां पर रखा गया है सीएसए। ठीक है, उसके बावजूद अब देखो यार, एक पीओ हो गया, दूसरा सीएसए पोस्ट हो गया, इसको हम लोग क्लर्क कहेंगे। तीसरा आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करता है आरआरबी का, जो अपकमिंग आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगी। अगले मंथ में आरआरबी का नोटिफिकेशन आपके सामने रहेगा। आरआरबी का मतलब हो गया रीजनल रूरल बैंक, जिसमें भी 3 अलग अलग पोस्ट होंगी, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क एंड स्केल 2 एंड स्केल 3 इस पोस्ट के लिए आएगा। इसके अलावा आईबीपीएस के अंडर आता है कौन सी? वन मोर एग्जाम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ईएसओ, जिसको हम लोग कहेंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मतलब होगा, ये ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहती है एसओ में जिनका स्पेशल एजुकेशन हुआ हो। ठीक है, जैसे इसमें डिपार्टमेंट क्या आता है, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आईटी ऑफिसर आ जाता है। तो आईटी ऑफिसर अप्लाई कौन करेगा? जिसका टेक्निकल एजुकेशन हुआ है, जिसमें हम लोग कहीं मान सकते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा। ठीक है, या बीसीए हो जाएगा, बीसीएस होता है कंप्यूटर ओरिएंटेड, तो वो बच्चे इनको आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचआर में एमबीए होगा तो एचआर के लिए आप लोग कर सकते हो। किसी का लॉ हो गया तो लॉ ऑफिसर करके भी वैकेंसी निकलती है। फिर मार्केटिंग के लिए आता है, फिर एग्रीकल्चर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका एजुकेशन बीएससी एग्रीकल्चर चल रहा है। सर बीएससी एग्रीकल्चर है यार, एएफओ, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, शानदार जॉब है। ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हिंट देता हूं, बैंक में जाने के समय में, अभी जो मानसून का सीजन चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा फार्मर बैंक में आते हैं, किसके लिए आते हैं? लोन के लिए आते हैं। आते हैं कि नहीं? कि उनको मानना, उनको लगता है कि बैंक उनको लोन देगी, तो जब लोन के लिए आते हैं तो पता है लोन का सैंक्शन करने का, उसका ग्राउंड मतलब उसका हेक्टर कितना है, क्या खरीफ लगाया जा रहा है, क्या उसमें वो बीज बोए रहा है, कौन सा फसल ले रहा है, ये सब कुछ डिपार्टमेंट होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर का। वो डिसाइड करता है कि लोन कितना देना चाहिए। तो ये स्पेशलिस्ट जॉब है। तो ऐसे पोस्ट हर बार आईबीपीएस निकालता है। तो मिनिमम अगर हम लोग मोटी मोटी बात करें, फर्स्ट इज द क्लर्क, सेकंड इज द पीओ, तीसरा इज द ईएसओ। और इनके अलावा आईबीपीएस के पास कौन सी एग्जाम आने वाली है? आरआरबी। ये सभी के सभी एग्जाम जो आपके यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा बैंकिंग के ऊपर, वो किस प्रकार से करने के चांसेस है। जैसे हम लोग देखते हैं कि इस बार आईबीपीएस पीओ, जो आईबीपीएस सीएसए के नाम पे वैकेंसी आ रही है, तो जैसे हम लोगों ने कहा कि मेन मुद्दा क्या है? कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब कस्टमर जब बैंक में आएगा तो स्टेट में जो भी लोग होते हैं, छोटे छोटे रीजन के लोग जब वहां पर आते हैं, तो उनकी लैंग्वेज उस पर्सन को समझ में आनी चाहिए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस साल का जो भी आप वैकेंसी देखोगे, आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि सर जो वैकेंसी आई है वो किस हिसाब से आई है?
वो सभी वैकेंसी आ रही है हमारी कौन सी, स्टेट वाइज। स्टेट वाइज क्यों दिया गया है, बिकॉज स्टेट वाइज देने से एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, हर आदमी जो जॉब करना चाहता है उसका मेन मोटो क्या होता है, मैं अपने स्टेट में रहूं, ठीक है, अपने स्टेट में रहूं, लोगों के साथ रहूं, ठीक है, जैसे वो खुद है। तो बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट यही देख रहे हैं कि जब अपने साथ लोगों के साथ रहना चाहते हो तो उनकी बोली भाषा आ जाए, लोगों की समस्या आपको जल्दी पता भी चलती है और उसको सॉल्व करना आसान होगा। तो इस वजह से इस पोस्ट में जितनी भी है मतलब एसोसिएट में, उसको रीजनल लैंग्वेज का उन्होंने कंपलसरी किया है। अब मैं मेन मेन चीजों के ऊपर आता हूं जो नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया और क्या हमें फाइंड करना है। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क या एसोसिएट के दो 2025 की जो नोटिफिकेशन है आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। नंबर ऑफ बैंक कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 11 बैंक का इसमें पार्टिसिपेट हो रहा है इस साल। 11 बैंक है, वो सभी के सभी बैंक कौन सा है, नेशनलाइज बैंक है, ठीक है, नेशनलाइज बैंक है। ओके चलो इसमें और एक क्लियर कर देता हूं, आईबीपीएस एसबीआई का एग्जाम कंडक्ट करती है क्या, नहीं करती। एसबीआई अपना एग्जाम स्वतंत्र अलग से कंडक्ट करता है। तो ये नेशनलाइज बैंक जो 11 होंगे उसमें एसबीआई शामिल नहीं है। उसके बाद में एग्जाम कैसी होने वाली हमारी, ऑनलाइन एग्जाम होगी। साथ में एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले प्रीलिम्स देना है, उसके बाद में मेंस देना है, बट इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। बट इंटरव्यू में क्या रखा गया है, एलपीटी। एलपीटी का मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी बोली भाषा आपको आनी चाहिए, साथ में उसका लिखना आपको आना चाहिए, साथ में आपका रीड करना आना चाहिए। और इनडायरेक्टली ये चेक करने के लिए क्या बताया गया, 10th स्टैंडर्ड आपने जहां से दिया होगा तो 10th स्टैंडर्ड में आपका जो लोकल लैंग्वेज होता है वो सब्जेक्ट में होना भी चाहिए ही चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन रखी गई है। एज लिमिट की बात करें या क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन रखते समय कोई भी डिग्री चलेगी, एनी यूनिवर्सिटी से डिग्री चल सकता है। उसके साथ में एज लिमिट होना चाहिए 20 से लेके कहां तक, 28 तक। बट इसमें हम लोग एज रिलैक्सेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन ओबीसी से बिलोंग करता है तो उनको 3 ईयर क्या मिल जाएंगे, एडिशनली मिल जाएंगे। आगे इसके बारे में डिटेल देखेंगे। एससी एसटी में अगर कोई कैंडिडेट आता होगा तो डेफिनेटली कितना साल बनेगा, 5 ईयर और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और ये कुछ फीस है, जैसे कि अगर हम लोग कास्ट में आते हैं तो 175 रुपीज आपको चार्ज जाएंगे वहां पर अप्लाई करने के लिए। अगर ओपन एंड जनरल में आ रहे होंगे ओबीसी में तो 850 रुपीज का आपका एप्लीकेशन चार्ज होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी वहां पर देखा जाए 10,277 रखी गई है। बट हम लोग इसको क्या करेंगे, बाद में स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे हम लोग अप्लाई करते समय आप ऑल ओवर इंडिया को अप्लाई नहीं कर सकते। एक क्या होता है कि मैंने एक बार अप्लाई किया तो मेरे पास सभी, मैं स्टेट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। हम लोग कितने स्टेट के अप्लाई करेंगे, सिंगल स्टेट, एक ही स्टेट को आपको अप्लाई करना है, बाकी स्टेट आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं यहां पर देखता हूं, देखिए ये थोड़ा सा जो बैंक के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से बैंक है जो इस बार का पार्टिसिपेट में आए हैं नेशनलाइज बैंक में। तो एक बैंक है कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक, ये आपको यहां पर नजर नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट इज द बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का दिख रहा है, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक जिसको आईओबी कहा जाता है, यूको बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद में कौन सा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक। एक्चुअली टोटल देर आर द 11 बैंक जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थोड़ा हिंट देना चाहता हूं आसानी से, जिस बैंक का हेडक्वार्टर जिस स्टेट में होता है उस बैंक के वैकेंसी उस स्टेट में सबसे ज्यादा होती है। ऐसे समझ लो, जिस बैंक का हेडक्वार्टर जिस स्टेट में होता है उस बैंक के वैकेंसी उस स्टेट के लिए ज्यादा होने के चांसेस है। थोड़ा सा बताइएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है कि नहीं, महाराष्ट्र में बैंक है, महाराष्ट्र में बैंक है, हेडक्वार्टर कहां पर है, पुणे में है। कहां पर है, पुणे में, शिवाजी नगर चले जाओ हेडक्वार्टर मिल जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में है। अगर पुणे में हेडक्वार्टर है तो पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र गली गली में नजर आएगी आपको, हर जगह जगह नजर आ सकता है। रीजन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पूरा पुणे में ही सबसे मेन है, ठीक है। महाराष्ट्र में है तो उनके ज्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र में आने के चांसेस बढ़ते हैं। इसमें और एक आपको नजर आएगी वैकेंसी देखते हुए, सर मैं वैकेंसी का टेबल देख रहा हूं पीओ के लिए, मतलब मैंने टेबल देखा बैंक वाइज देखता हूं तो अभी कभी कभार कम नजर आ रही है। क्या है ना, इसमें एक टेंटेटिव टाइम रखा जाता है एग्जाम का फाइनल सिलेक्शन तक। बैंक को अगर लगा कि अगर कुछ लोग रिटायर होने वाले दीपावली के अवसर पे तो वैकेंसी इमीडिएटली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टेंटेटिव देखो आज का जो नंबर है वो हमारे पास नंबर है 10,277, बट ये नंबर एक माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस साल का जो ज्वाइनिंग होगा 15,000 प्लस वैकेंसी का ज्वाइनिंग रहेगा, 15,000 कह रहा हूं मैं लगभग, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर,
एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन उन्होंने क्या किया था इस बार का, शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट कर दिया था कब, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को एक छोटा सा पोस्टर आया, न्यूज़पेपर में दे दिया और बताया गया कि आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। लोग पहले ही हो गए थे कि तैयार कि आईबीपीएस आने वाला है, और तुरंत उस आईबीपीएस में यह लिखा गया था कि ज्वाइनिंग या फॉर्म फिलिंग जो होगा वो कब से होगा, 1 अगस्त से। तो सभी को पता था 1 अगस्त से, यानी आज से अगर हम लोग फॉर्म फिलिंग करेंगे तो 31 के पहले ही उसका पूरा डिटेल आना चाहिए। ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखो स्टार्ट हो रही है, एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट है, और लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, 21 अगस्त। 21 अगस्त इज लास्ट डेट जिसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करते समय एग्जाम के बारे में कुछ बताया गया है, जैसे कि प्री ट्रेनिंग वगैरह तो हम लोग नहीं, लेकिन यहां पर मान के चलते एग्जाम का क्या होगा। प्रीलियम की फिक्स कंफर्म डेट रखी गई है, उस दिन आपकी प्रीलियम एग्जाम है। आप नोट्स बना सकते हो मेरे साथ। देखिए प्रीलियम की हमारी एग्जाम कौन से दिन आने वाली है, तो प्रीलियम आने वाला है 4th एंड 5th अक्टूबर एंड 11th अक्टूबर। जाहिर सी बात है 4th एंड 5th अक्टूबर जो होगा, इस दिन कौन सा होगा यार, सैटरडे एंड संडे होगा। अक्टूबर मंथ में पहले वीक में आपकी प्रीलियम है। तो आप जितने भी लोग इसको देख रहे हो या अभी अटेंड कर रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ये नोटिफिकेशन चल रहा या फॉर्म हम लोगों ने फिल किया होगा या करने वाला है, उसमें हमारी एग्जाम है 4th अक्टूबर लेके चलिएगा। क्योंकि अगर आप मैं मान के चलोगे 4th अक्टूबर को ही एग्जाम है, ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन उसी हिसाब से होना चाहिए। और देखिए प्री होने के बाद में हो जाता है कि प्री का रिजल्ट कब लगेगा सर, तो प्री का रिजल्ट अक्टूबर के एंड में, नहीं तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आउट होगा। टेंटेटिवली अक्टूबर के लास्ट जो होता है, एंडिंग ऑफ द अक्टूबर, नहीं तो नवंबर का पहला फर्स्ट वीक में रिजल्ट आउट हो जाएगा। और मेंस की जो एग्जाम होगी वो होगी कौन से मंथ में, नवंबर में। सबसे गेम चेंजर जो पॉइंट रखा जाता है बैंकिंग का एग्जाम का, वो होता है कि प्री दे दिया, प्री देने के बाद में मेंस आ गई। तो प्री और मेंस में बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत ही कम टाइम मिलता है। इसका रीजन है अक्टूबर में अगर पहले वीक में एग्जाम अगर हो गई है, रिजल्ट की वेट करते रहते सभी बच्चे की, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। और जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में जो मेंस के लिए एग्जाम होती है 10 to 15 डेज बाकी रहता है। और 10 to 15 डेज में बहुत ज्यादातर बच्चे परेशान है। उसका रीजन क्या देखिए, करंट अफेयर सब्जेक्ट आएगा, बैंकिंग सब्जेक्ट आना है, 10 दिन में कोई भी स्टूडेंट उसको प्रॉपर क्लियर नहीं कर सकता। आपको क्या करना है, जो मेंस का कंटेंट है उसके ऊपर स्टार्टिंग से तैयारी होनी चाहिए, जिसमें हम लोग कहेंगे कोर टू द बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसका स्टार्टिंग से प्रिपरेशन होना चाहिए। जो लास्ट वाले दिन बचते हैं जिसमें एक ही फोकस होना चाहिए सभी का, क्या करे, टेस्ट सीरीज, मैक्सिमम टेस्ट। हाँ, और ये ध्यान रहे, जैसे आपको लग रहा होगा कि सर 4th अक्टूबर को मैंने एग्जाम दी थी, मेरी इतना अटेम्प्ट होने वाला है, पॉजिटिव फील आ रही होगी, उसी दिन से मेंस के ऊपर चले जाओ। ठीक है, मेंस वहां से ही देखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा एग्जाम का बात करते हैं। अलॉटमेंट जो होगा सर, बैंक कौन सी मिली है, ठीक है, बैंक आपको कौन सी मिल गई है, ये आपको पता चलेगा मार्च 2026 में। मार्च 2026 में आपको पक्का पता चल जाएगा कि कौन सी आपको बैंक मिली है। और ज्वाइनिंग जो होता है फाइनल, वो हो जाता है कौन से, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को आपको पक्का यहां पर कंफर्मेशन पता चलेगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कुछ बच्चों की ये क्वेरी होती है। अप्लाई करते समय हम लोगों ने कहा कि एज मिनिमम कितनी हो, 20, और मैक्सिमम कितनी हो, 28। अब इसमें एज रिलैक्सेशन में लगा सकता हूं, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं तो मेरा एज लिमिट कितना हो जाएगा, 31। हाँ, ओपन है, ओपन के तो 28 है, लेकिन अगर मैं कास्ट में हूं सर, एससी एसटी में आता हूं, तो एज लिमिट कितनी बन जाएगी, 33। बट कभी कभार होता है कि ये अप्लाई करते समय एक आधा दिन का फर्क हो जाता है, तो वो दिन मेंशन होना चाहिए, वो डेट मेंशन होनी चाहिए। जैसे मेंशन कैसे किया गया है कि कोई भी अगर कैंडिडेट है जो बॉर्न होता है नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1997, इसके पहले उसका बॉर्न नहीं होना चाहिए। इसके पहले जन्म डेट वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सा डेट, 2 अगस्त 1997, जनरल के लिए बता रहा हूं। एंड नॉट लेटर देन 2025, 1 अगस्त 2005 के बाद में बॉर्निंग नहीं होनी चाहिए। ये पहले देख लेना, अगर आप इस क्राइटेरिया के पहले, इस दिन के पहले नहीं आना चाहिए, आ गए तो फिर ये नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरा देखना है। और इस दिन के बाद में नहीं होना चाहिए, इस दिन के बाद में है सर तो मेरे लिए नहीं है, अगले साल देना है आपको। ठीक है, इनके लिए तो अगले साल भी गायब हो जाएगा, इनके बाद नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एज रिलैक्सेशन की हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैसे हो सकता है। कोई पर्सन ऐसा भी हो जाए कि जो एक्स डिफेंस सर्विस वाले पर्सन है, उनके लिए कितना मिलेगा यहाँ पर, 3 ईयर प्लस 50 ईयर तक मैक्सिमम मिल जाता है। जैसे आपको कुछ लोग ऐसे नजर आएंगे इसमें कि सर वो ऑलरेडी एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर है, और कोई तो जॉब है, रिटायरमेंट के ऊपर आ गए, और क्लरिकल का नोटिफिकेशन आया, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, तो उनके लिए तो चांदी होती है, चांदी सोना मान लो जो। क्योंकि रीजन क्या है ना, जब वो लोग ज्वाइन होता है ना, तो एज अ क्लरिकल, एज अ एसोसिएट, सीएसए मान लो, हमारी सैलरी होती है बैंकिंग की आज के डेट में जो न्यू पे स्केल लगा, आपकी इन हैंड सैलरी आएगी 33 से 35।
इन हैंड सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 33 से लेके 35। लेकिन जो एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर वाला पर्सन होंगे सर, वो लोग ज्वाइन होंगे हमारे सामने, लेकिन हम लोग तो सेम जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी होगी 70,000, 80,000। क्यों? एज मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो वो वहां पर डेफिनेटली आपको नजर आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे का क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन। हाँ, अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लेते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं, फाइनल ईयर है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो फाइनल ईयर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 21 अगस्त तक आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। लास्ट ईयर वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई तभी कर सकते हो जब आपकी फाइनल डिग्री कब तक होनी चाहिए? 21 अगस्त तक। अगर आपकी डिग्री इसके बाद आ रही है, ठीक है, या इसके बाद में आपका आने वाला, क्योंकि लास्ट डेट जो है आईबीपीएस की अप्लाई करने की वो 21 अगस्त है, लेकिन अगर डिग्री बाद में आ रही है तो आप इसके लिए इलिजिबल नहीं हो। ठीक है, एजुकेशन का उसमें भी क्या है ना कि जब मार्क्स हम लोग ऐड करते हैं कि डिप्लोमा डिग्री जो भी आपका हुआ है, वो तो ये है कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका। ठीक है, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट कॉलेज के बारे में होगा। ठीक है, मेन तो ये मुद्दा होता है कि हम लोग कब तक अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री होना कंपलसरी है। अब डिग्री होते समय एक होता है मुद्दा आगे कि क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा सर, मार्क्स जब फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते समय सभी का ये सबसे मुद्दा है, ये इंपॉर्टेंट देखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फॉर्म फिल करने चले गए, डिग्री है हमारे पास, लेकिन डिग्री है तो डिग्री में अलग अलग चलता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज क्या कहती है, ग्रेड सिस्टम चला रहे हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि हम लोग पॉइंटिंग चला रहे हैं, 10 आउट ऑफ समथिंग पॉइंट। कुछ लोग कहते हैं हम लोग जो डिग्री बनाते हैं वो फाइनल ईयर की बना रहे हैं। कहीं पर आपको नजर आएगा कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो क्या मान रही है, फाइनल साल का डिग्री मानती है। कुछ लोग कहते हैं हम लोग फाइनल ईयर नहीं मानते, हम लोग सभी सेमिस्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐसे अलग अलग है। गवर्नमेंट का आईबीपीएस का क्लियर कट कहना है कि जब आप डिग्री बना रहे होंगे तो आपके जितने भी सेमिस्टर आए होंगे वो सभी के क्या कर दीजिएगा, मार्क्स ऊपर लिख दीजिएगा। मैं इसको कहता हूं ऑप्टेन मार्क्स। जो भी आपका मार्क्स बना होगा, ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय क्या यार, टोटल मार्क्स। जैसे मान लो 4 साल की डिग्री है सर, 4 साल की डिग्री में मेरा दो दो सेमिस्टर चल रहा था हर एक साल में, तो कितने सेमिस्टर होंगे, 8 सेमिस्टर। 8 सेमिस्टर में कितने मार्क्स मिले ऊपर लिखिए, टोटल मार्क्स नीचे लिखिए और इंटू क्या कर दीजिएगा, 100। सर मेरा ग्रेड सिस्टम चलता है, 10 आउट ऑफ ग्रेड मिलता है, 10 आउट ऑफ मिलता है तो 10 आउट ऑफ में 6 मिला, तो 6 अगर वो डिवाइड बाय 10, उसका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज में होना चाहिए, वहां पर मेंशन क्लियर है। और वो परसेंटेज जो होगा वो आपको इंटू 100 करने से आता है। अब इसमें भी एक खासियत है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो जाता है। जैसे मान लो किसी का पॉइंट कितना है ना, 55.99। घर वालों को कैसे बताएंगे 50.99? मजा आता है, 50.99 को क्या लिखते हैं, 60 मिला है। बात करते समय भी ये कभी नहीं बोलेंगे हम लोग। हमारा तो ऐसा इच्छा है कि 51.05 भी मिल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, 51 कहते हैं, 52 मिला ला भावाला। ठीक है, तो इसका क्या कहना है कि अगर पॉइंट भी है तो पॉइंट में ही लिखो। हाँ, 55.99 का मतलब होता है लेस देन 60। वो 60 से उसको क्या मानेगा, लेस ही मानेगा। तो दो डेसिमल में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। गलती से अनजाने में हम लोग चेंजेस कर देंगे, नहीं करना है। वो पॉइंट पॉइंट जो दिखा रहा है वैसे ही पॉइंट पॉइंट दिखा रहा है। मैथ्स में मैं पढ़ाते समय आपको कहता हूं ऐसा नंबर आया 57.77, अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, 57.78 करो। मैथ्स कहता है कि नहीं? ठीक है, मैथ्स कहता है, ये कहता है मैथ्स ठीक है, हमारा फॉर्म है एग्जैक्टली दिखाने का, क्योंकि सेम कैंडिडेट, दो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, दोनों का सब कुछ सेम है। ठीक है, परफॉर्मेंस सेम है, सब कुछ सेम है, तो किसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे? तो ये कुछ चीजों को देखा जाएगा आगे, और इसमें अगर गलत पाया गया तो पहले डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, तो जो परसेंटेज है जैसे है एज इट इज लिखना, उसमें चेंजेस मत करना, हेरा फेरी मत करना, ये बताना है। ठीक है, तो एज इट इज लिखना है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट्स है यार, देख लीजिएगा। हाँ, ये बरोबर देखना, परसेंटेज नहीं पता चल रहा सर, सभी डिग्री के मार्क्स के एडिशन करो, डिवाइड बाय टोटल करो, इंटू क्या कर देना, 100 कर देना, परसेंटेज पता चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनलिटी चेक करने में कोई मजा नहीं है कि ये तो सभी को पता है, ये देख लेना। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री, सबसे अहम पॉइंट जो अभी तक सबसे ज्यादा बच्चे इग्नोर कर देते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री क्या स्कोर है सर, क्रेडिट हिस्ट्री क्या होता है? मान लो आप में से जितने भी स्टूडेंट है, किसी के नाम पे कोई खेती है, जमीन है, जमीन जुमला है, ठीक है, शेतिया है। अब खेती वगैरह है तो घर वाले कहते हैं कि खेती है ना तो उसके ऊपर गवर्नमेंट लोन देती है, तो लोन लेने चले गए। लोन लेने चले गए, फिर बाद में लोग कहते हैं कि लोन गवर्नमेंट क्या करती है, माफ भी कर देती है। इलेक्शन बदला तो लोन ही नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे गवर्नमेंट को, पैसा नहीं देंगे। गवर्नमेंट के पास जो बैंक से पैसा लिया है वो आपके पास पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में
फडणवीस जी कब आएंगे और कहेंगे आजपासून काय शेतीचं जो उत्पन्न आहे तुमचं कर्ज काय करणार माफ. अगर ऐसा नहीं हुआ और आपके पे ही वो कर्ज है, क्रेडिट है, तो आप उसके लिए बैंक के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे. एक आपने कहीं पर लोन लिया है, आपने मतलब इन दैट पेरेंट्स ने लिया है लेकिन आपके नाम पे ही है, तो आपको वो लोन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. दूसरा, सर मैंने कहीं पर भी नहीं लिया, मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन स्टडी करके नाम के ऊपर स्टडी करने के लिए कॉलेज में एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए क्या ले लिया, एजुकेशनल लोन ले लिया. और जो एजुकेशनल लोन ले लिया वो मेरा चल ही रहा है या मैं उसको पेड नहीं कर रहा हूं, तो भी आप डिफॉल्टर में आ जाते हो. तो ये चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो आप जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे, आप सभी को ये पता होगा कि आपके पास क्या होना चाहिए, कौन सा कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए. पैन कार्ड को जैसे आप अटैच रखते हो तो आप कोई भी आजकल जो भी अलग अलग फोन पे, गूगल पे जितने भी आते होंगे, इसमें एक स्कोर आ जाता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सिबिल स्कोर. तो सिबिल स्कोर आपको अनिवार्य है चेक करना. ये गारंटेड कहता हूं कि किसी बच्चे ने देखा नहीं होगा. क्यों नहीं देखा होगा, इसको थोड़ी देखने से एग्जाम निकलती है, इसको तो बाद में देखेंगे जब ज्वाइनिंग आएगा तब. ज्वाइनिंग के पहले क्लियर कर लो, क्योंकि वो ऐसा होगा जब थाली सामने आ गई और कोई उठा के लेके गया, ठीक है, तो वो बेकार होता है. तो अभी पहले क्लियर कर लो सिबिल स्कोर. अगर नाम पे नहीं होना चाहिए, नाम पे कुछ नहीं है सर, डिफॉल्ट में नहीं आते, सेफ है यार. लेकिन ऐसा हो गया कि नाम पे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल का कुछ लोन चल रहा है, तो आपका सिबिल स्कोर खराब कर देगा. पर सिबिल स्कोर की एक अच्छी चीज है कि सिबिल स्कोर का रेंज होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 900 पॉइंट होते हैं. इसमें आना चाहिए, ये ध्यान में रखिए. पहले देख लो आप जितने भी हैं, क्योंकि यहां पर गड़बड़ हुई ना तो ये हो जाएगा, एग्जाम दे दी, सब कुछ हुआ, फिर तो सॉल्यूशन क्या है सर इसमें, सॉल्यूशन यही है, अप्लाई करते समय अभी टाइम होगा, ज्वाइनिंग के पहले लोन का क्या कर दो, पूरा सेटल कर दो, पूरा क्लियर कर दो. पूरा क्लियर है तो आपका सिविल स्कोर भी अच्छा दिखाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अच्छा दिखाएगी आपका. वो उसको कहते हैं हेल्दी, हेल्दी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री. आपकी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री हेल्दी होना चाहिए, आपके ऊपर कोई डिफॉल्टर का केस नहीं है, कोई केस नहीं चल रहा है. इस प्रकार से फाइनेंस में जाएंगे तो फाइनेंस वाला क्रेडिट हमारा हेल्दी होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है फिर नेशनल सिटीजनशिप. तो इसमें कुछ बताने लायक तो नहीं है मेरे हिसाब से, आप सभी लोग जानते ही हैं. ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि रेंज पे स्केल के हिसाब से, जैसे मैंने यहां पर बताया कि इस साल का 32 के आसपास हमारा जाएगा. ठीक है, 32 to 35. और अच्छी चीज क्या है ना, इस बार का बेसिक पे बढ़ गया है. लास्ट ईयर का अगर मैं नोटिफिकेशन से कंपेयर करूं, लास्ट ईयर का बेसिक पे जो था वो 19,000 समथिंग 500 के आसपास आ रहा था. जो इस बार का बेसिक पे आपको नजर आएगा, कितना बेसिक पे दिया है मिनिमम, 24,050 रुपए का. मतलब क्लरिकल की जो इस बार के लोग ज्वाइनिंग होंगे, 5,000 तो वैसे ही बढ़ गया आपका. ठीक है, जो ज्वाइनिंग होने वाले 5,000 वैसे भी सैलरी में बढ़ावा होने वाला जो पहले वाले हैं. फिर बाद में उसमें से क्या क्या कट होगा, वो किस प्रकार से दिया जाता है, हलाउ मतलब हाउस अलाउंसेस वगैरह, वो इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, वो सब कुछ वैरी करेगा. ये वैरी किसके ऊपर करेगा, बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक ये वैरी करेगा. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलग पेमेंट दे सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा अलग दे सकते हैं, ये डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक, ये ध्यान में रखना है. ठीक है, नेक्स्ट आगे आता हूं. आगे इज द स्टेज, ये सबसे अहम है. अभी हम लोग जो कोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात करते हैं. बैंकिंग एग्जाम ये जो देंगे उसमें 3 लेवल आपके सामने नजर आएगी. फर्स्ट कौन सा, प्रीलिम्स, सेकंड मेंस. और ये दोनों एग्जाम जो होगी वो कौन से बेसिस के ऊपर होगी, कंप्यूटर बेस्ड. अब जब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है तो कैसे हो रही है, ऑनलाइन. बट इसके साथ में कौन सा ऐड किया है, कौन सा, एलपीटी, जो लास्ट में आपको देना पड़ेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. आगे इसके बारे में भी होगा. अब देखिए यार, अब आते हैं एग्जाम के फेज के ऊपर. बाद में सिलेबस सर भी डिस्कस करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट वाइज आगे डिस्कस करने वाले हैं. सिलेबस को थोड़ा अच्छी तरह से देखना, जिसको हमें ध्यान से रखना है. लास्ट ईयर और इस ईयर में प्रीलियम का अगर मैं सिलेबस चेक करे, कोई भी बदलाव नहीं है, एज इट इज रखा गया है. जैसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश. नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मार्क्स कितना 30, टाइमिंग कितना 20 मिनट, ये हमारा एज इट इज है. सेकंड सब्जेक्ट कौन सा सर, न्यूमेरिकल एबिलिटी. मैंने आपको सब्जेक्ट में ये क्लियर किया था, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इज नॉट मेंशन. क्या मेंशन किया जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी. इसका मतलब क्या हो रहा है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मतलब है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पूरा का पूरा ये टॉपिक. न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है ऐसे टॉपिक जो जल्दी 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 बन जाए.
जल्दी जल्दी बने मतलब कैलकुलेशन कैलकुलेशन करने वाले लोग चाहिए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, डीआई वगैरह, नंबर सीरीज, यही टॉपिक है, यही आएंगे, अरिथमेटिक ज्यादा नहीं आएगा। तो ये सबसे अहम होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद में सर यहां पर इंग्लिश क्या, यहां पर स्टार्ट कर दिया। स्टार का मतलब है ये जो पेपर है रीजनिंग एंड मैथ्स का वगैरह, आप इसके लिए अभी आपके पास में ऑप्शन है लैंग्वेज का। आप ये पेपर इंग्लिश में दे सकते हो, ये पेपर आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, ये पेपर आप मराठी सिलेक्ट कर सकते हो अगर महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, ये पेपर आप कोंकणी लैंग्वेज ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। यानी जो पेपर आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए वो अवेलेबल होगा। आपको लगा मैं मराठी में पेपर देना चाहता हूं, A to Z मराठी में होगा सब कुछ। हाँ, तो पहली बार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया। जो बच्चा पहले पेपर से डर जाता था मराठी से, आपण मतलब मराठीचं पेपर नाही देणार, मराठीमध्येच येत नाही म्हणून मला समजत पण नाही येते, आता यावेळेस सगळ्यात मोठा चान्स काय, मराठीमध्ये पेपर द्या, ठीक आहे, इझिली। पण काय मराठीमध्ये नाही येऊ शकत, मग तो खेलच खत्म, ठीक है, इंग्लिश ना इंग्लिश, ठीक है, ओके। तो ये तो आपको देखना है। अब रीजनिंग वगैरह देखा जाए, रीजनिंग का भी आपको नजर आ रहा होगा 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, यहां पर भी टाइमिंग इज द सेम। अब देखिए ये प्रीलियम का जैसे कि वैसा ही चल रहा है, एज इट इज है, बट यहां पर कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड बाय द किसके द्वारा है, आईबीपीएस। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है 3 टेस्ट बाय स्कोरिंग द कट ऑफ, यानी कट ऑफ जो लगेगा वो कैसे लगेगा, सेक्शनल, ठीक है, सेक्शनल के हिसाब से होना चाहिए। सेक्शनल में आपको 3 टेस्ट बाय द सिक्योरिंग द कट ऑफ मार्क्स, सभी का सेक्शनल आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता एक सब्जेक्ट नहीं करना, नहीं, एग्जाम तब भी चली गई, ठीक है। सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ में आना चाहिए, सेक्शनल एंड ओवरऑल। सर इसमें पूरा सॉल्व किया, पूरा अच्छा बनाया, तो क्या इसके मार्क्स ज्यादा आ गए तो एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, नहीं, ये क्या है, फक्त एंट्री, एंट्री एग्जाम है, एंट्री एग्जाम, इसका स्कोरिंग कभी भी वैलिड नहीं माना जाता। नेक्स्ट पे आता हूं, ये सबसे बड़ा चेंजेस, बताइए यार क्या हुआ है इसमें चेंजेस, बहुत बड़ा चेंजेस हो गया इस बार का अगर देखा जाए। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं क्योंकि यही सबसे मेन चीज है जो आपको दिखाने लायक। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या किया उन्होंने। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा, सब्जेक्ट की पहले बात कर लेते हैं वन बाय वन सब्जेक्ट। सबसे मेन सब्जेक्ट यहां पर जो दिया गया है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं पूरे साल भर, कौन सा सब्जेक्ट है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल का मतलब हो गया आपका करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल का मतलब हो गया आपका बैंकिंग टर्म्स, बैंकिंग टर्म्स। हाँ, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल करंट अफेयर्स, जो हेड क्वार्टर कैपिटल वगैरह जो भी होता है, जो मेन न्यूज चल रही है वो आ सकता है, बट साथ में फाइनेंशियल यानी बैंकिंग का मेन टर्म्स, बैंकिंग टर्म्स पूरा का पूरा। नंबर मीडियम कौन सा, आप जो चाहो, आपको जो अच्छा लगे वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और एक बात हिंट बता देना चाहता हूं, मराठी बहुत अच्छी आहे आपली, खूप चांगली आहे, हिंदी पण चांगली असेल, कोकणी, फायनान्शियल अवेअरनेसच्या टर्म्स मराठीमध्ये ट्रान्सलेट केले तर डोक्यावरून चालले जातील, काय चालू आहे काय समजणार नाही, ठीक है। जो सिविल लगता है वो सिविल इंग्लिश में अच्छा दिखाना है, मराठीमध्ये त्याचं मिनिंगच बोलतात, टेक्निकल सायंटिफिक टर्म लँग्वेज जर ट्रान्सलेट केले तर अजिबात समजणार नाही, ठीक है, त्याला आपण वापरत पण नाही है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल लैंग्वेज है टेक्निकल के लिए वो अच्छी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नंबर मीडियम आप चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, सबसे इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, मार्क्स कितने 50। सर 50 मार्क्स कैसे, तो कुछ कंटेंट को 1.5 मार्क्स मिलेगा, एक कुछ कुछ ऐसे कंटेंट होंगे 1.5। लेवल कैसे, ऐसे नहीं हो गया हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, व्हाट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहां से बिलोंग, कहां से करेक्ट, कहां से, ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अबाउट द आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर, पहला करेक्ट, दूसरा रॉन्ग, दूसरा करेक्ट, अभी गवर्नर, ऐसे ऐसे देगा। साधा साधा क्वेश्चन नाही येणार, वन लाइन वाले नसतील, कंबाइन येतात। जैसे अभी एक रिसेंटली मैंने क्लास में भी बताया था, एरोप्लेन क्रैश हुआ, कहां पर क्रैश हुआ, हाँ अहमदाबाद पे। एरोप्लेन जो क्रैश हुआ उसकी कंपनी कौन है, कब से फॉर्म किया, सबसे ज्यादा मार्केट कौन सा एरोप्लेन का होता है, सब कुछ बताओ। इंडिया में कौन सी ऐसे ऐसे एयरलाइंस है जो उस कंपनी के एरोप्लेन परचेस करती है, सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स कितना है, टाइमिंग कितना है, 20 मिनट। अब दिमाग देखो कितना खतरनाक होगा कि कंटेंट आ रहा है 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स दे रहा है, जल्दी 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 सॉल्व करना, 30 सेकंड में उड़ाना चाहिए, इतना यहां पर है। इस बार का सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है, सभी का टाइमिंग कम कर दिया उन्होंने, सभी का टाइम कंप्लीट है। देखो सेकंड सब्जेक्ट आप देखो, जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश अलग है सर, आप आगे बताएंगे। जनरल इंग्लिश का मतलब रीडिंग बेस्ड, रीडिंग बेस्ड, सभी का सभी रीडिंग ओरिएंटेड, ठीक है। नंबर 40 मार्क्स, 40 टाइमिंग 35। नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, क्वेश्चन कितने
40, देखो बढ़ गया कितना है यहाँ पर, आप देखोगे तो यहाँ पर नजर आएगा 40 क्वेश्चन, और मार्क्स कितना 60 मार्क्स रीजनिंग में डबल, कितना जबरदस्त। और टाइमिंग कितना 35। सबसे बुरा हाल मेरे सब्जेक्ट का है, कितना है क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, अच्छी चीज है, मार्क्स बहुत अच्छा है, टाइमिंग तो पहले ही सरेंडर करोगे आप, नहीं देना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें टाइम बहुत कम किया है, टाइम बहुत कम किया मतलब क्या हुआ, लेवल कम, लेवल इजी, लेवल इजी, लेवल इजी करेंगे, डिफिकल्ट नहीं करेंगे, लेवल बहुत आसान करेंगे ये। बट ऐसा होना चाहिए जल्दी 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 कैलकुलेशन, लेवल इजी करेंगे। उसके बाद में ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, ओवरऑल मार्क्स हो गए कितने 155, टू सॉरी 155 कंटेंट क्वेश्चन का, अगर हम लोग मार्क्स की बात करें 200, एंड टाइमिंग इज द 120। यहां पर खाली एक चीज इंफॉर्म करना चाहता हूं, जब आप मेंस के एग्जाम में जाओगे तो आपको 1.5 आवर बिफोर पहले टाइम पे रीच होना पड़ता है। आधा घंटा आपको एंट्री करते समय लगेगा, 1 घंटा आपको अंदर बैठाया जाएगा, यानी कुल मिला के 3 आवर्स आपको हॉल में बैठना पड़ेगा। वो तो 3 तासामध्ये न पाणीसाठी न कशासाठी, न 1 नंबर न 2 नंबर न 3 नंबर, वहां पर नहीं जा सकते। तो ये 3 घंटे की प्रैक्टिस करना है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही होता है कि आता तो सब कुछ है, बैठ नहीं पा रहा हूँ सीट पे। ठीक है, तो ये देखना है यहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देख लेना। अब आते फाइनल सिलेक्शन पे, फाइनल स्कोरिंग पे। फाइनल स्कोरिंग बताते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है जो मुझे आगे आपको शेयर करनी है, कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, आप जानते हो कि एग्जाम का लैंग्वेज सही है सर, एग्जाम देते समय प्रीलियम का कोई स्कोर आगे नहीं बढ़ रहा है। मेंस का स्कोर अगर मैं देखूं तो मेंस में हमारे पास मार्क्स कितने दिए गए 200, इसका कहना है 200 में से वो कितना कवर करेगा, 100 को कन्वर्ट कर देगा। जब फाइनल हम लोग मेरिट लिस्ट लगाएंगे, 200 मार्क्स इज ओके, हाँ आपका 200 मिला, ये 200 में से मुझे कितना मिला पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। सबसे शॉकिंग बात क्या है ना, 200 मेंस दे दिया, मुझे कितना मिला पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। वो नहीं कहेगा, हम लोग नहीं डिस्प्ले करेंगे, वो कह रहा है कि 200 में से वो 100 को कन्वर्ट करेगा, और वो 100 को कन्वर्ट करते समय ये आपका कौन डिसाइड करेगा बाद में, मेरिट लिस्ट। यहां पर आपकी मेरिट लिस्ट आगे लगने वाली है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं तुरंत आपको एनालिसिस बता दूं, फिर सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा लगेगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो आने वाला है यहां पर देखना, पेनल्टी। आप सभी जानते हो, आप में से ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता होगा, प्री हो मेंस हो पेनल्टी लगती है। कितने की पेनल्टी लगती है, 0.25। अगर आप ये कंटेंट रॉन्ग करते हो तो 0.25 आपको पेनल्टी लगती है। कब लगती है, जब क्वेश्चन क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, गलत हो जाए। तो सर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन 0.5 ये हर जगह पर प्री के लिए और मेंस के लिए पेनल्टी लगेगी। उसके बाद में जब हम लोग कट ऑफ की बात करें मेंस एग्जाम का, तो क्लियर कट है कि जो कट ऑफ माना जाएगा मेंस एग्जाम, देखो मार्क्स ऑब्टेन इन द ओनली मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, ओनली विल बी कंसिडर द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उसमें खाली मेंस के ही मार्क्स कंसिडर होंगे, बाकी के मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे, प्रीलियम का मार्क्स नहीं होगा, फाइनल जो आएगा वही। ठीक है, उसके बाद में ये क्लियर मेंशन है, द प्रोसेस ऑफ स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन, ये देखना, प्रोसेस ऑफ स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल नॉट बी शेयर विद द कैंडिडेट। जो भी मेंस एग्जाम में बच्चों को मार्क्स मिले वो स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में डिसीजन ऑफ द आईबीपीएस इन द शॉर्ट लिस्टिंग एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट विल बी फाइनल। अगर उसने कह दिया यही मेरे मार्क्स है तो वही चलना है, उसमें आप कुछ भी कर सकते नहीं है। उसके बाद में जो भी आप प्रीलियम्स मेंस एग्जाम दोगे उसमें ये प्रोसेस जरूर लागू हो जाएगी, कौन सी, नॉर्मलाइजेशन, ये प्रोसेस होगी। यानी सभी स्लॉट का पेपर अलग अलग होगा, सभी का लेवल अलग अलग होगा, कंबाइन करेंगे और जो परसेंटेज होगा उसके ऊपर डिसाइड करेंगे, ये उनका कहना है। आगे ये दिया होगा, देखिए, score obtained on the online examination, the correct score obtained by the each of the candidate in the different session if held, different session यानी जितने स्लॉट को किए गए, will be normalized using the equi percentage method। अब ये मेथड क्या है, कैसे लगाया जाएगा, तो इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। एक स्लॉट हुआ, स्लॉट नंबर 1 मॉर्निंग, स्लॉट नंबर 1 ने कितने लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोग अप्लाई करने वाले, अप्लाई करने के बाद कितने लोग प्रेजेंट थे, प्रेजेंट करने के बाद कितने टॉपर किया, उसके ओरिएंटेड वो सभी परसेंटेज निकाला जाता है। तो इसका कहना है नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, उसके ओरिएंटेड चलेगा, ठीक है, सभी का कट ऑफ, और उसके बाद में अप टू द 2 डेसिमल पॉइंट शैल बी
टेकन, यानी जो रिजल्ट लगेगा उसका कितना डेसिमल पॉइंट होगा, 2 डेसिमल, उसको 2 डेसिमल मान के चल रहा है। और फाइनली ये आपके सामने बाकी का लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का बताना है। यानी जब हमें सर प्री निकल गया, मेंस निकल गया, अब आता है एलपीटी, लोकल लैंग्वेज, हाँ एलपीटी, हाँ लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको एलपीटी के नाम पे दिया गया है। अब थोड़ा यहाँ के कैंडिडेट पॉइंट्स प्लीज रीड कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग लोकल लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे तो दैट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी इन अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन द रीडिंग, उसको उस लैंग्वेज का क्या आना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए, राइटिंग लिखते आने चाहिए, स्पीकिंग एंड अंडरस्टँडिंग, ये 4 चीजें आपको होना चाहिए आप जिस स्टेट के लिए अप्लाय कर रहे हो। महाराष्ट्रामध्ये आपण करत असेल, मराठी बोलता आला पाहिजे, मराठी वाचता आला पाहिजे, मराठी लिहिता आला पाहिजे आणि मराठी समजता आला पाहिजे। ठीक आहे, हे 4 गोष्टी खूप अनिवार्य आहे, कारण की यामध्ये जर थोडंफारही काही गडबड असेल तरी जॉब जाऊ शकतो। त्यानंतर आप जब अप्लाई करोगे तो सर गवर्नमेंट को तो वो टेस्ट कंडक्ट करेगी करेगी, लेकिन पता कब चलेगा, जब आपका देखो यहां पर दिया गया होगा द कैंडिडेट हु प्रोसीड फॉर द 10th स्टैंडर्ड और अबाउ द मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग द स्टडी इन द स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज। आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उस स्टेट का जो 10वीं 10th स्टैंडर्ड में हम लोग अप्लाई करते हैं उसका जो सर्टिफिकेट आता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसमें मराठी होना कंपल्सरी है भाई। अगर मराठी नहीं है, जैसे पहले बहुत सारा अलग अलग था की मुलाला इंग्लिश मध्ये शिकवायचं आहे, मला मराठी नको आहे, मराठी काढ बेटा, एग्जाम गव्हर्नमेंट गायब। ठीक आहे, तो मराठी त्यामध्ये असणं कंपल्सरी आहे, मराठी यायलाच पाहिजे, हे कंपल्सरी आहे। त्यानंतर द टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन, अगर आपका मेंस हो गया उसके बाद में एलपीटी लिया जाएगा। ठीक है, वो जाते समय अलॉट द बिफोर द ज्वाइनिंग। अगर लास्ट में एक बात बताना चाहता हूं, कैंडिडेट हु विल फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट will not be offered the appointment letter and will be disqualified from the process। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा होता है जिसने प्री निकाली, मेंस निकाली और एलपीटी में फेल हो गया, रीड नहीं कर पा रहा हूं, राइट नहीं कर पा रहा हूं, जैसे होता है मैंने बचपन में खाली इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ा है, मराठी तो येतच नहीं, लोकल लैंग्वेज, एग्जाम चली गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।